In the chapter Human Health and Diseases, we will study about what is immunity, what are the different types of immunity, as well as we will discuss some bacterial infections or diseases, viral diseases or infections, then roundworm infections like ascariasis, fusariasis, protozoan parasitic infections, और साथ ही साथ हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लास्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर एंड देयर कॉजेस. सो हाउ डू वी डिफाइन डिसीज? डिसीज क्या होता है? डिसीज डिसीज इज, वी कैन से दैट इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. इसे हम कहते हैं डिसीज. फिजिकली, मेंटली और साथ ही साथ हमारे जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं, ये सभी का, ये जो अगर सब तंदुरुस्त होते हैं तो हम उसे कहेंगे दैट इज द ह्यूमन हेल्थ. Okay, we can say the human health. Then what are the different factors that can affect on the human health? How can we can sustain this human health continuously? Okay, so हमारी जो ये ह्यूमन हेल्थ है वो हम कैसे आगे कंटिन्यू रख सकते हैं? अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं और हमारे हमारे अपने आप को और हमारे आसपास के जो परिसर है, जो सराउंडिंग है, उसे अगर हम हाइजीन रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे और दूसरे भी लोग हेल्दी रहेंगे. रेगुलर योगा करने से, जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी है, उन्हें ये वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन करवाने से, साथ ही साथ घर में जो कूड़ा कचरा है, करकट है, उसे जमा ना कर कर उसे वेस्ट कर, वो जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करने से, साथ ही साथ जो वेक्टर्स होते हैं जैसे कि हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है और कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट है, उन्हें हमारे घर से दूर रखकर उन पर कंट्रोल कर कर भी हम कई तरह के डिसीज को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं. और हाइजीन फूड और वाटर पीने से, ओके, लेने से हम हेल्दी रहेंगे. ओके, सो व्हाट इज द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस? व्हाट इज दिस डिफरेंस? Infectious disease means this is the diseases that is caused due to the uh, pathogen, we can say the other microorganisms, उसे हम infectious disease कहते हैं. Non infectious disease होते हैं, they are not caused by what we can say the pathogen, the living microbes. But non infectious disease, it may be caused due to deficiency of vitamins, or it may be caused due to the different stimulation of different types of substances, chemicals वगैरह वगैरह. जैसे कि कैंसर जो होता है वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में आ जाता है. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं, इनमें इनकी वजह से जो डिसऑर्डर होती है वो सारे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहलाते हैं. ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी, देन सब इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिसीजेस लाइक protozoan malarial parasitic and amoebiasis disease, then ascalmi, the roundworm, ascariasis and filariasis, bacterial disease, typhoid, and some viral and bacterial निमोनिया, कॉमन कोल्ड, डेंगू एंड एड्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं. साथ ही साथ कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड देयर डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज, देयर रीजंस, कॉजल मींस व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कैंसर, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो पहला पॉइंट, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होता है? ओके, इम्यूनोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी. That immunity, it is related with our immune system, the fighting power of our body against different diseases. So immunity, ये जो होती है, ये क्या होती है? Immunity, it is the protection against different diseases. Okay, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं और इस पावर को हम इम्यूनिटी कहते हैं. स्पेशली इम्यूनिटी, इट इज द डिफेंसिंग पावर ऑफ आवर बॉडी. ओके, then what is immune system? The system that helps to protect our body from other or foreign material, उसे हम immune system कहते हैं. Okay, so अगला point, what are the different types of immunity? Immunity के दो important types होते हैं, that is number one, the innate immunity, and second one, the acquired immunity. Okay, innate immunity and acquired immunity. So innate immunity क्या होता है और acquired immunity क्या होता है, इनके कुछ important differences है. इन differences को हमें याद रखना होगा. ठीक है? ओके, क्या होगा? See, innate immunity and acquired immunity. See here,
Innate immunity, it is naturally present, or by birth it is present in our body. Then acquired immunity, it is taken from outside the body. It is acquired from other, means antigen, or from mother to fetus. Okay, so इसे हम acquired immunity कहते हैं. Then this innate immunity, it is inborn one. Naturally, it is present by birth. Then acquired immunity, it is developed after birth when our body comes in contact with antigen. Then we acquire the immunity, that is known as the acquired immunity. Then no previous exposure is required for innate immunity, but exposure of antigen is required for attaining or for acquiring the immunity. Then it is non-specific one, as different barriers, physical barriers, physiological barriers, cellular barriers and cytokines वगैरह वगैरह. सो ये बैरियर्स जो होते हैं वो यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी में काम करते हैं, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है. बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो लेयर्स होते हैं वो इस इनेट इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट, इनेट इम्यूनिटी के पार्ट होते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे. Then acquired immunity. Acquired immunity में क्या होता है? See here, it is very specific one, because the role of antibodies is performed here to protect our body. हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए एंटीबॉडी अपना वर्क परफॉर्म करती है इस एक्वायर इम्यूनिटी में. सो इसीलिए ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है. ठीक है. सो this innate immunity, it work on, it defends against the different pathogen in two different line. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, बताएंगे आपको. और साथ ही साथ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट वर्क्स ऑन, ओके, इट हेल्प्स, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम different antigen or foreign pathogen. ओके, बाय थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, वो भी क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इट इज रिलेटेड विद आवर डिफरेंट बॉडी लेयर लाइक स्किन लेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस एंड सिलिया, नेसल हेयर, saliva secretion of our oral cavity, sebum secretion, lysozyme, gastric juice, or what is this, वेजिनल सिक्रीशन, वेजिनल लाइनिंग. सो ये जो डिफरेंट बॉडी की जो लाइंस है, ओके, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके, नेसल मेम्ब्रेन, ओके, जैसे कंडक्टिंग जोन है हमारा, गैस्ट्रिक मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ वेजिनल मेम्ब्रेन, ये सारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट है. देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व different types of the cells and different factors like fever, inflammation, okay, interferon and complement protein. Okay, so ये different protein जो participate करते हैं, और different phagocytic cells जैसे macrophage, न्यूट्रोफिल सेल्स, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स होते हैं. साथ ही साथ नेचुरल किलर सेल, नॉन स्पेसिफिक, ओके, सो ये भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं. सो first line of defense and second line of defense mechanism related with the innate immunity. Then acquired immunity, इसमें जो थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है, this third line of defense mechanism of acquired immunity, it is related with the working of B lymphocytes and T lymphocytes in our body. So acquired immunity, इसमें हमारे बॉडी को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा रेस्पेक्टिवली, इन सेल्स के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं और कार्यान्वित किए जाते हैं या फिर चलाए जाते हैं, उसी को हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, जो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होती है. इसी को हम एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं. सो पहले, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा, ओके, इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो इम्यून सिस्टम को हमने डिस्कस किया अभी, उसके जो दो इम्पोर्टेंट टाइप्स है और इनके जो डिफरेंसेस है उसे भी हमने डिस्कस किया है. तो सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो है इनेट इम्यूनिटी के बारे में. ओके, सो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनेट इम्यूनिटी के डिफरेंट बैरियर्स के बारे में. जैसे कि हमने आपको बताया, इनेट इम्यूनिटी में डिफरेंट बैरियर्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स. इन सभी बैरियर्स के बारे में हमें वन बाय वन स्टडी करना है.
सो चलिए इन 4 डिफरेंट बैरियर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही साथ हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ। ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में, सॉरी फिजिकल बैरियर्स के बारे में, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, फिजिकल बैरियर्स इट इज रिलेटेड विद द different 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 body layers and their secretion। ओके, जो जैसे कि हमारी जो स्किन होती है, अगर आप देखते हो तो इस स्किन में द स्ट्रैटम कॉर्नियम जो होता है दैट इज द continuously dividing layer of the epithelial tissue. This stratum corneum it divides and adds the large number of the layers of the epithelial tissue that form our skin layer। और ये लगभग 20 डिफरेंट स्किन लेयर होते हैं। द स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू की ये एपिडर्मल की लाइनिंग होती है, जहां पर लगभग 20 एपिथेलियल टिश्यू के लाइंस होते हैं जो बाहर से होने वाले इन्फेक्शन, बाहर से होने वाली जो इंट्री है किसी बैक्टीरिया या किसी पैथोजन की या केमिकल की, उसे रोकते हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे स्किन में जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड है, सेबम ग्लैंड, ओके वी कैन से द स्वेट ग्लैंड एंड सेबम ग्लैंड, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन। और इस सिक्रीशन की वजह से भी वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो पैथोजन होते हैं उन्हें भी बॉडी में इंटर होने में रुकावट होती है। ओके, सो सेबेशियस ग्लैंड, सेबम ग्लैंड, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है हमारे स्किन के। देन डर्मिस रीजन ये इतना ब्रॉड होता है। ओके, तो किसी भी पैथोजन को या किसी भी या बैक्टीरिया वगैरह को हमारे बॉडी के भीतर इंटर होने के लिए इस एपिडर्मिस से होकर गुजरना होता है, मगर जिसका नेचर बहुत ही कॉम्पैक्ट है, कैराटिनाइज है। ओके, ऐसे लेयर में से पैथोजन इंटर नहीं हो सकता जब तक कि हमारे स्किन पर कोई इंजरी नहीं हो जाती। ओके, तब तक के हमारे बॉडी के भीतर कोई पैथोजन यहाँ इंटर नहीं हो सकता। सो ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट इज द स्किन लेयर। देन यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये जो ट्रकिया हमारा जो कंडक्टिंग जोन है। ओके, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये जो कंडक्टिंग जोन्स है, इस कंडक्टिंग जोन्स में आपको पता है सुडोस्टैटिफाइड कोलुमनार सिलिएटेड इपिथेलियल एंड ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यूज है, इसमें जो गोबलेट सेल जिसे हम म्यूकस सेल्स कहते हैं, so they secrete the mucus, and this mucus it completely form the layer around the this conducting layer। ये जो कंडक्टिंग लेयर है ट्रकिया और ब्रोंकस है, इनके इन पर ये कंप्लीटली एक लेयर फॉर्म करता है म्यूकस। और इस म्यूकस में अगर इस एयर में जो हमने इनहेल की है उसमें कोई पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो ये जो म्यूकस लेयर है वो उन पैथोजेंस को क्या करता है, स्टिक कर लेता है। ओके, स्टिक करता है यानी चिटक चिटका देता है। ठीक है, ओके, स्टिक कर देता है, जिसकी वजह से वो पैथोजन हमारे बॉडी के भीतर इंटर नहीं होते और वो हमारे बॉडी के बाहर प्रोपेल कर दिए जाते हैं सिलिएटेड इपिथेलियल कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू के द्वारा। ओके, सो इस तरह से ये भी एक फिजिकल बैरियर है। इसके अलावा जो वेजिनल लेयर है वो भी एक इम्पोर्टेंट हमारा फिजिकल बैरियर्स है। फिजिकल बैरियर्स यानी याद रखना है हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है उसे हम हमारे बॉडी के फिजिकल एयर्स क्या कहेंगे, उसे फिजिकल लेयर्स कहेंगे। ठीक है, सो ये है हमारे व्हाट इज दिस, ये है हमारे फिजिकल बैरियर्स। अब हमारे नाक में जो हेयर्स होते हैं, ओके, हेयर्स प्रेजेंट इन दिस स्पेशली द वेस्टिबल रीजन, यहाँ जो नोज का जो पहला जो रीजन होता है वेस्टिबल रीजन जो होता है, वहां पर जो हेयर्स होते हैं वो एयर को फिल्टर कर आगे नेसल चेम्बर में पास करते हैं। सो इस तरह से ये फिजिकल बैरियर का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। साथ ही साथ हमारे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनल अगर आप देखते हो तो उसमें भी इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, और इस डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की वजह से भी जो पैथोजन होते हैं वो हमारे बॉडी के भीतर इंटर नहीं कर पाते, बल्कि इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा ही हमारे बॉडी के बाहर, ओके, जो एनस है उसके जरिए बाहर डाल दिए जाते हैं।
ओके, सो ये भी एक इम्पोर्टेंट फिजिकल बैरियर है हमारे बॉडी का। सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। दिस फिजियोलॉजिकल बैरियर इट इज रिलेटेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशन एज वेल एज द टेम्परेचर, पीएच। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इसमें हमारे स्किन के जो ग्लैंड्स है जो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, साथ ही साथ जो लीवर होता है, गॉल ब्लैडर, लीवर जो हमारा बाइल जूस बनाते हैं, इस बाइल जूस भी एक तरह का एंटी, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज द एंटी बैक्टीरियल सॉल्यूशन या फिर लिक्विड की तरह वो काम कर सकता है। ठीक है, सो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिक्रीशंस जैसे कि म्यूकस है, ऑयल है, देन स्वीट है, ओके, साथ ही साथ बाइल जूसेस है, डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन आवर टीयर्स, ये सारे जो पार्ट है ये सभी फिजियोलॉजिकल बैरियर से संबंधित है। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपको याद रखना है आवर बॉडी टेम्परेचर एंड द पीएच एंड डिफरेंट सेक्रेशंस ऑफ आवर बॉडी, दीज आर द पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। जब कभी हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया होता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ग्रो होता है, और उसके अगेंस्ट में अगर हमारे बॉडी ने अगर अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारे बॉडी के भीतर कम होगी या फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस वजह से ये हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्स है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहा है ताकि उस बैक्टीरिया को जो टेम्परेचर चाहिए अपने अपने नंबर इंक्रीज करने के लिए वो टेम्परेचर उसे ना मिले। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सेकेंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। देन अब ये देखिए, ये जो पैथोजन है, the secretion of digestive juice like the gastric juice in stomach, it it digests the different pathogens that comes in our elementary canon। ओके, फूड के द्वारा जो पैथोजन हमारे बॉडी में आते हैं तो जनरली वो गैस्ट्रिक जूस, स्टमक जो होता है जो बहुत ही एसिडिक होता है वहां पर। ओके, सो इसकी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वहां पर सरवाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है। देन सो ये थे डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अलावा टीयर्स जो होते हैं, हमारे आंसू जो होते हैं, उसमें भी लाइसोजाइम्स होते हैं जो आंखों के द्वारा कोई बैक्टीरिया को या किसी पैथोजन को इंटर नहीं होने देते, उन्हें किल कर देते हैं। ओके, सो इस तरह के ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे बॉडी के सिक्रीशंस हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं या फिर उन्हें मार भी देते हैं। सो ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज फिजिकल बैरियर। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं द सेलुलर बैरियर्स। ओके, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज सेलुलर बैरियर्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो सेलुलर बैरियर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे जो बॉडी सेल्स है, ओके, जैसे कि मैक्रोफाज, ल्यूकोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, दे आर द second line of defense mechanism, that is cellular barriers of our body। ओके, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैगोसाइटिक सेल्स है जैसे कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जिसे हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। ओके, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये न्यूट्रोफिल ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। ब्लड में कोई अगर पैथोजन होता है तो उसको नॉन स्पेसिफिकली उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट जो होते हैं उसे हम मैक्रोपोलिसमेन कहते हैं, जो ब्लड सेल्स है। और ये मोनोसाइट जो होते हैं, ओके, दे आर आल्सो द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द फैगोसाइटिक सेल। ये जो मोनोसाइट होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में अगर ये मोनोसाइट जाकर डिपॉजिट या फिर लोकलाइज हो जाते हैं तो उसे हम हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। और वही ब्रेन सेल्स में होते हैं तो उसे हम माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। वहीं अगर लिवर में होते हैं तो हम उसे कूफर सेल्स कहते हैं। लंग्स में होंगे तो एल्वियोसाइट, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। और ब्लड में हो तो ऑस्टियो
क्लास्ट सेल्स के नाम से भी हम उसे जानते हैं। सो ये जो मैक्रोफाज होता है, मैक्रोफाजेस जो है, ओके, जो सबसे लार्जेस्ट बॉडी के सेल माने जाते हैं, मोनोसाइट्स का ही कन्वर्जन मैक्रोफाज में हो जाता है। ठीक है। सो ये जो मैक्रोफाज या मोनोसाइट है, दे आर फैगोसाइटिक वन। ओके। ये जो मैक्रोफाज जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में रहते हैं, तब इस वजह से उनका जो नाम है डिफरेंट डिफरेंट तरह से रखा जाता है। अगर ये मैक्रोफाज कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, ओके, तब उसे हम कहते हैं हिस्टियोसाइट। ओके, इसे लिख कर लेना है, ये कभी पूछा जाएगा। ओके, उसे हम हिस्टियोसाइट कहते हैं, या फिर हिस्टोसाइट्स भी आप कहते हो। Histiocyte, when they are present in connective tissue, then they are also known as microglial cells. Microglia when it is present in nervous system. ओके, नर्वस सिस्टम के साथ में अगर कांटेक्ट में रहते हैं तो मैक्रोफाज को हम माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं। साथ ही साथ अगर ये लीवर सेल्स में अगर होते हैं तो उसे हम, दैट इज, अगर ये लीवर सेल में होते हैं तो हम उसे कहते हैं, दैट इज, वी कैन से इट एज द कुफर सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कुफर सेल्स। ये फैगोसाइटिक सेल है जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में पाए जाते हैं। और वहीं अगर बोन में रहते हैं तो हम उसे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, अगर बोन में रहते हैं तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स में रहने वाले मैक्रोफाज को डिफरेंटली नेम दिए गए हैं, ताकि वो दूसरे मीन्स ताकि वो मैक्रोफेजेस दूसरे मैक्रोफेजेस से अलग कुछ ना कुछ हो सके, इस वजह से। सो ये सेलुलर बैरियर्स है जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को, या फिर जो कैंसरस सेल्स होती है या ट्यूमर सेल्स होती है, उन्हें किल करने वाले नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यू मे राइट डाउन अबाउट नेचुरल किलर सेल्स। These natural killer cells are produced by the lymphocytes, which are non-specific one. ये non-specific cells होते हैं जो lymphocyte के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को मार देते हैं। ये जो हमारे बॉडी के जो कैंसरस सेल्स होते हैं उन्हें भी ये किल कर देते हैं। सो इसीलिए इन्हें नेचुरल किलर सेल कहा गया है। यहाँ पर किलर है, ओके, नेचुरल किलर सेल्स। चलिए, तो ये थे सेलुलर बैरियर, और सेलुलर बैरियर होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके। सो एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होती है हमारे बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन से संबंधित है, उसे हम कहते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। ओके, different different protein that mediate the interaction with the different different cells of immune system, उसे हम कहते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। ओके, हमारे इम्यून सिस्टम में ये साइटोकाइन बैरियर जो होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स होते हैं। तो ये कौन से हैं? सो सबसे पहला इंटरफेरॉन। ओके, इंटरफेरॉन आप सभी को पता है, जैसे कि इंटरफेरॉन जो होते हैं, these are the glycoproteins which are secreted when the viral virus is infecting our body. So इसे आपने लिख कर लेना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो कौन सा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जब जो अपना प्रोटीन बनाता है, उसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन जो होते हैं, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस आफ्टर वायरल इन्फेक्शन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये क्या करता है, इंटरफेरॉन क्या करता है? ये जो इंटरफेरॉन होता है, जिस सेल को वायरस ने इन्फेक्शन किया है, ओके, उस सेल को उसके जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है ताकि वायरल का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रोका जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीयर, सपोज ये दो सेल है, ओके, और इनमें से इस सेल को अगर वायरस ने इन्फेक्शन किया है, ओके, वायरस ने अगर इस सेल को इन्फेक्शन किया है, तो इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये जो नेबरिंग सेल है ये स्टिमुलेट हो जाती है और ये बनाती है इंटरफेरॉन। ओके, इंटरफेरॉन इट इज द ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो इस वायरस को
इस सेकेंड सेल को, ए सेल जो इन्फेक्टेड है, वो बी सेल को इन्फेक्शन होने से बचा देता है। कौन? इंटरफेरॉन प्रोटीन्स। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरॉन। देन सेकेंड वन ओके, इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब इंटरल्यूकिन क्या होते हैं? इंटरल्यूकिन्स आर द प्रोटीन फैक्टर्स। ये जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ये एक तरह के प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं, जो अगर किसी एंटीजन का अगर इन्फेक्शन हो जाता है हमारे बॉडी में, तो दे स्टिमुलेट दे स्टिमुलेट द मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ये ल्यूकोसाइट्स के क्या करते हैं? ये ल्यूकोसाइट्स के, स्पेशली द लिम्फोसाइट्स, उनकी डेवलपमेंट फास्टली कर देते हैं। इंटरल्यूकिन्स आर द प्रोटीन फैक्टर दैट डिफरेंशिएट द इम्यून सेल्स को ये डिफरेंशिएट करने के लिए प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। ऐसे प्रोटीन्स को हम इंटरल्यूकिन्स कहते हैं। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, लगभग 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स वर डिस्कवर्ड। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ओके, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होते हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दे फॉर्म ए pores on the infected cell। सपोज ये इन्फेक्टेड सेल है, ओके, और इस इन्फेक्टेड सेल में, ओके, ये किसी बैक्टीरिया या वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, ओके, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, वो इस सेल को क्या करते हैं? इस सेल पर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इस पर एक होल कर देते हैं, ओके, और इस होल होने की वजह से इसमें क्या होता है? ओके, सो इसके भीतर जो होता है, क्या होता है? बॉडी का जो फ्लूइड होता है, वो इंटर करता है, और जिसकी वजह से वो सेल भी डेथ होती है। साथ ही साथ ये जो पैथोजन की जो सेल होती है, पैथोजन के सेल्स पर भी इस तरह के होल्स फॉर्म करने वाले ये प्रोटीन होते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन दे परफॉर्म द होल ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन, इन्फेक्टेड पैथोजन लाइक बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया जो होते हैं, सीयर, ये हुआ ह्यूमन किसी भी होस्ट के सेल्स के बारे में, या फिर आप ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, ये बैक्टीरियल सेल जो होते हैं, इस बैक्टीरियल सेल पर भी होल करते हैं। होल करते हैं क्योंकि ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, वो एक तरह का चैनल्स बना देते हैं इन पैथोजन के बॉडी पर। ओके, इन पैथोजन के बॉडी पर या फिर इन पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक होल बना देते हैं, और इस होल के जरिए इनके बॉडी के भीतर फ्लूइड जो होता है, ओके, हमारे बॉडी का जो फ्लूइड होता है, वो इंटर हो जाएगा, और जिसके प्रेशर की वजह से ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये बर्स्ट हो जाएगी। ओके, ये बर्स्ट हो जाएगी। सो इस तरह के ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन काम करते हैं। सो साइटोकाइन बैरियर्स में ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन। ओके, इन्फ्लेमेशन। अगर हमें कहीं पर कोई चोट लग जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस जगह पर स्वेलिंग्स हो जाती है, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन। ये जो इन्फ्लेमेशन होती है, ये ऐसे ही नहीं होती, ठीक है। सो ये एक तरह की, ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो सेल्स होते हैं, उनके द्वारा, और उस जगह पर, लोकलाइज एरिया पर या फिर इन्फेक्टेड एरिया पर स्वेलिंग्स बनाने का काम होता है। उसे हम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहते हैं। सो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ये जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, इसके कुछ स्टेप्स है, आपको इसके बारे में याद रखना होगा। ओके, yes, at the site of injury, what happening, the swelling or the localized response is carried out, that is known as the inflammation।
ओके। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी के किसी लोकलाइज एरिया पर, ओके, सपोज ये हमारे बॉडी का पार्ट है, ओके, और यहाँ पर छोटी सी इंजरी हो गई है, सो इस जगह पर स्वेलिंग्स हो जाती है, ओके, इस जगह पर स्वेलिंग्स हो जाती है। ये स्वेलिंग जो होती है हाइपर एक्टिविटी एक्शन की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग होती है। ये कैसे होती है? जब यहाँ पर इंजरी होती है तो इस यहाँ पर रहने वाले जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उस कनेक्टिव टिश्यूज में रहने वाले जो मास्ट सेल होते हैं, कौन से सेल? द मास्ट सेल, ओके। मास्ट सेल जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और मास्ट सेल जो होते हैं दे सिक्रीट हिस्टामाइन। ये क्या सिक्रीट करने लगाते हैं? हिस्टामाइन, okay, histamine, they secrete the histamine. Histamine, they are known as vasodilator. हिस्टामाइन को हम वैसोडाइलेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि सी, अगर ये ब्लड वेसल्स होती है इतना, अगर इस ब्लड वेसल का डायमीटर इतना है, सो यहाँ पर अगर इंजुरी हुई है और इस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर अगर इंजुरी हुई है और कनेक्टिव टिश्यू के डैमेज की वजह से और स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पर जो मैस्ट सेल होते हैं वो सिक्रेट करते हैं हिस्टामाइन नाम के वैसोडाइलेटर। ओके, हिस्टामाइन ये एक तरह का अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। ओके, सो ये जो हिस्टामाइन है वो लोकल इस लोकल एरिया पर, ओके, इस लोकल एरिया के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इस ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी और साथ ही साथ इसका थिननेस बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ेगा? जब ये इसे डायलेट कर देंगे, इस ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाले जो मसल्स होते हैं उन्हें ये रिलैक्स कर कर इसे डायलेट कर देते हैं। ओके, मीन्स ये डायलेट हो जाते हैं। तो अब पहले जो डायमीटर थी वो सिर्फ इतनी थी, अब डायमीटर इनकी बढ़ चुकी है। ओके, तो बच्चों डायमीटर ये इंक्रीज होने की वजह से इस जगह पर ये जो ब्लड वेसल्स की जो लेयर है ये और भी थिन हो जाती है, जिसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं यानी डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो इस लोकलाइज एरिया पर या फिर इन्फेक्टेड एरिया पर इजीली स्क्वीज आउट हो सकते हैं, आसानी से स्क्वीज आउट हो सकते हैं बाय अमेबॉइड मोमेंट। ओके, उसे हम डायपेडेसिस कहते हैं। ओके, अमेबॉइड मोमेंट, द स्क्वीजिंग आउटसाइड द ल्यूकोसाइड थ्रू द at the site of injury through the blood vessel membrane, इसे हम कहते हैं डायपेडेसिस। ओके, और ये डायपेडेसिस के लिए अमेबॉइड मोमेंट होती है। ओके, सो इस अमेबॉइड मोमेंट की वजह से एट द साइट ऑफ इंजरी ये जो डायलेटेड ब्लड वेसल्स है इसके जरिए डब्ल्यूबीसी जो है वो इंजरी की ओर जो होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं अमेबॉइड मोमेंट करते हुए, और जिसकी वजह से वो इस इंज्यूर्ड पार्ट जो होता है वहां पर जो बॉडी का जो इंजर्ड पार्ट होता है, बॉडी का जो वहां पर जो इंजर्ड पार्ट होता है उस जगह पर के डैमेज सेल्स को वो किल करना शुरू कर देते हैं, मार देते हैं। यहाँ पर मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे मिलकर वहां पर जो इंजर्ड सेल्स है साथ ही साथ जो पैथोजन है उन सभी को नॉन स्पेसिफिकली सबको डिग्रेड करते हैं। और इस वजह से यहाँ पर जो है ये जो रिएक्शन, ये हाइपर एक्टिव रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर बॉडी पर स्वेलिंग आ जाती है, और जो डेड सेल्स होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये पस फॉर्म करते हैं, और ये पस हमारे बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। सो इस तरह से ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो होती है वो साइट ऑफ इंजरी के जगह पर काम करती है। तो बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैरियर्स है। ओके, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होते हैं, ओके, दैट इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इस तरह से काम करती है। इसके अलावा और एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, वो क्या है? वो होता है फीवर। ओके, फीवर जो होता है हमारे बॉडी में, जो फीवर होता है, हमें जो फीवर होता है वो फीवर किसकी वजह से होता है? ओके, एक तरह का मीन्स फीवर पैदा करने वाले एक तरह के प्रोटीन होते हैं जिसे हम कहते हैं पायरोजेंस। क्या कहते हैं? पायरोजन। ओके, जो जो टिश्यू या फिर सेल जो डैमेज होता है उसके द्वारा एक तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसे हम पायरोजन कहते हैं। जब कोई फॉरेन मटेरियल या फिर बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी सेल को या टिश्यू को इन्फेक्शन करता है तो हमारी बॉडी सेल या फिर टिश्यू जो है एक तरह का केमिकल बनाती है, उसे हम पायरोजन कहते हैं, और इसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और ये इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जो होता है इसमें ये इट इनहिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करता है?
इनहिबिट करता है, और उन्हें इनहिबिट करने के बाद हमारे जो नेचुरल किलर सेलुलर जो बैरियर्स के जो सेल्स है वो उस इनहिबिटेड बैक्टीरिया को, उनके सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस तरह से ये फीवर, ये जो होता है ये भी एक तरह का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये था बच्चों सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। ओके, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज इम्यूनिटी के हमने टाइप्स डिस्कस करने हैं। ओके, हमने देखा हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द cell, different types of the barriers that is related with the our immune system. Okay, जैसे कि physical barrier, physiological barriers, cytokine barriers, और साथ ही साथ द सेलुलर बैरियर्स। इन 4 बैरियर्स के बारे में हमने आप सभी से डिस्कस किया। ओके, अगला पार्ट होता है द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इट इज रिलेटेड विद द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ओके, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जिसे हम कहेंगे एक्वायर इम्यूनिटी। कौन सी? एक्वायर इम्यूनिटी। इस एक्वायर इम्यूनिटी में जो काम करने वाले जो सेल्स होते हैं, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होती है, वो होती है द डिफेंस मैकेनिज्म रिलेटेड विद बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट के जो मैकेनिज्म होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट सबसे पहले, जो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, टी लिम्फोसाइट से संबंधित जो मैकेनिज्म होती है, उसे हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो चलिए बच्चों, हमें इसे भी डिस्कस करना है। अब तक हमने जो डिस्कस किया था वो सारे थे फिजिकल बैरियर, वो सारे थे उसे हम कहेंगे नॉन स्पेसिफिक, यानी इनेट इम्यूनिटी के वो सारे पार्ट थे, जिसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहेंगे। इस इम्यूनिटी के पार्ट में हमने इनेट इम्यूनिटी अभी डिस्कस किया, जिसे हम इनबॉर्न या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी कहते हैं। अभी हमें डिस्कस करना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ओके, जो स्पेसिफिक होती है, और एडेप्टिव इम्यूनिटी ऐसे भी हम उसे कहते हैं। एक्वायर इम्यूनिटी के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्टिवली एक्वायर इम्यूनिटी एंड पैसिवली एक्वायर इम्यूनिटी। ये जो 2 टाइप्स होते हैं, ये एक्वायर इम्यूनिटी के या एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो दो टाइप्स हम आपको बता रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ एंटीबॉडी। द सोर्स ऑफ एंटीबॉडी। आप सभी को एंटीजन पता है। एंटीजन मीन्स द एनी केमिकल दैट स्टिमुलेट आवर बॉडी, our immune system is known as, yes, एंटीजन। एंटीजन यानी क्या होता है? एंटीजन का मतलब होता है ऐसा कोई भी केमिकल या कोई भी फैक्टर। ये कोई केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, या फिर ये प्रोटीन हो सकता है फॉरेन मटेरियल वाला, किसी बैक्टीरिया का या वायरस का, या फिर ये लिपिड हो सकता है, या फिर ये जो है पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकता है, या और कोई भी केमिकल हो सकता है। ऐसा जो भी कंपोनेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन मीन्स द एनी सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, दैट केमिकल और सब्सटेंस इज नोन एज एंटीजन। उस सब्सटेंस को हम एंटीजन कहते हैं। देन व्हाट इज मीन बाय एंटीबॉडी? Antibody are the glycoprotein produced against the antigen by our immune cells और B lymphocyte cell। उसे हम कहते हैं, यस, उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? यस, उसे हम कहेंगे एक्वायर इम्यूनिटी का पार्ट, दैट इज एंटीबॉडी। ओके, क्या कहेंगे? एंटीबॉडी। वाहिगुरु, सॉरी। हाँ, तो बच्चों, ये एक तरह का, ये भी जो है एक तरह का जो स्नीजिंग होती है, ये हमारे बॉडी की एक तरह की रिस्पॉन्स, बॉडी की रिस्पॉन्स होती है। ठीक है, ये जो बॉडी की रिस्पॉन्स है, स्नीजिंग वगैरह, या फिर
हिकअप्स वगैरह, ये सारे हमारे बॉडी के क्या है, ये भी एक तरह के रिस्पॉन्सेस है। ओके, सो सी हियर, एक्वायर इम्यूनिटी के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन से, एक्टिवली एक्वायर इम्यूनिटी एंड पैसिवली एक्वायर इम्यूनिटी। हमने आपको इनेट और एक्वायर इम्यूनिटी के डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंसेस बताए। ओके, आप सबने देखा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इनेट इम्यूनिटी के बारे में। अभी हमको डिस्कस करना है एक्वायर इम्यूनिटी के बारे में। सो एक्वायर इम्यूनिटी में क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक्टिवली एक्वायर एंड पैसिवली एक्वायर इम्यूनिटी। ये दो टाइप किसके बेसिस पर है, ये आपको समझना होगा। एक्टिव, okay, active immunity and passive immunity, it is based on the source of antibody, the source of antibody। एंटीबॉडी कहाँ पर, कहाँ से लिए जा रहे हैं या कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट एंटीजन, तब उसे हम एक्टिवली एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, किसी पैथोजन के अगेंस्ट में हमारे बॉडी ने इम्यूनिटी अगर एक्वायर करते हैं और उसके बेसिस पर हमारे बॉडी के भीतर, खुद के बॉडी के भीतर एंटीबॉडीज बनाते हैं, तब उसे हम एक्टिवली एक्वायर इम्यूनिटी कहते हैं। मींस एंटीबॉडी प्रोड्यूस इनसाइड आवर बॉडी, इट इज नोन एज एक्वायर इम्यूनिटी, ओके, अगेंस्ट द एंटीजन। देन पैसिव मींस, इस पैसिव में जो होते हैं, वी रिसीव द एंटीबॉडी आइदर फ्रॉम मदर और फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, isn't it? वो क्या होता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। सो एक्टिव में दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है और पैसिव में भी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। ठीक है, दोनों के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओके, फॉर एग्जांपल नेचुरली जो मिसल्स होता है, जो देवी रोग होता है, ओके, कई सारे बच्चों को, आप में से किसी, बहुत सारे बच्चों को या किसी कम बच्चों को वगैरह को, आपको अ, क्या कहते हैं उसे, एक तरह का अपनी स्किन पर छोटे 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 मिसल्स आ जाते हैं। ओके, छोटे छोटे फोड़े आ जाते हैं। ओके, उसे हम देवी कहते हैं। तो ये देवी मिसल्स जो है वो नेचुरली, ये जो वायरस होता है वो वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है और इसे हम मिसल्स कहते हैं। ठीक है, सो ये जो मिसल्स जो होता है इस मिसल्स की वजह से सियर हमारे बॉडी पर छोटे 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 फपोले आने लगते हैं, और ये जो फपोले होते हैं, इनके अगेंस्ट में हमारे बॉडी वर्क करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। सो नेचुरली ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी दे रहा है। ओके, ये जो ये जो मिसल्स के जो वायरस होते हैं, जब ये हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, ओके, तब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। नेचुरली इसे हम कहेंगे नेचुरली एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर इसे आप कह सकते हो द नेचुरली एक्वायर एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो इसे याद रखना है, ये पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया है, इस वजह से इसे याद रखिए। ओके, समझ में आया बच्चों? ओके, हाँ, तो चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट इस इम्यूनिटी का, दैट इज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को या फिर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, पहले जब वैक्सीनेशन नहीं थी, उस समय बहुत सारे जो बच्चे होते थे वो बचपन में ही उनका देहांत हो जाता था, क्योंकि कई सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस है जिनकी वजह से उन बच्चों को इन्फेक्शन होता था और फिर वो चल बचते थे, मीन्स वो बचते नहीं थे। तो इसका इसके लिए इसके लिए जो साइंटिस्ट होते हैं, स्पेशली इम्यूनोलॉजिस्ट, उन्होंने कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर कर इम्यूनाइजेशन, ओके, यानी एंटीजन को, इनएक्टिव एंटीजन को हमारे बॉडी को अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एक्टिव एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इन साइंटिस्ट की नजर में आया। सबसे पहले एडवर्ड जेनर्स, ओके, जेनर्स जो थे वो सबसे पहला जो इम्यूनाइजेशन टेक्निक है, जो सबसे पहला जो इम्यून इम्यून मीन्स वैक्सीन जो बनाई थी, वो थे जेनर। ओके, जेनर ने बनाई थी, और वो भी मिसल्स के लिए, ओके, यानी देवी रोग के लिए। ओके, सो ये जो जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ठीक है, सो स्मॉल पॉक्स के लिए इन्होंने वैक्सीन सबसे पहले बनाई जेनर ने। और इसमें क्या होता है, इसमें आर्टिफिशियली एक्टिवली एक्वायर इम्यूनिटी होती है।
हमारी जो बॉडी होती है वो उसमें हमारे बॉडी में एक्टिवली क्या किया जाता है, सियर हमारे बॉडी के भीतर जो एंटीजन होता है, एंटीजन मींस वायरस, इनएक्टिव वायरस, ओके, हमारी हमारी जो बॉडी होती है, हमारे बॉडी में उसे इंजेक्ट किया जाता है, ओके, हमारे बॉडी के भीतर उसे इंजेक्ट किया जाता है। 1 मिनट, माउस काम नहीं कर रहा है, हाँ। सो जो एंटीजन होता है, एंटीजन मींस वायरस, वायरस, अब ये वायरस को इनएक्टिव करके हमारे बॉडी के भीतर क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। हमारे बॉडी के भीतर इंजेक्ट करने के बाद वो वायरस कैसा है, वो वायरस इनएक्टिव स्टेज में है या फिर वो डेथ स्टेज में, मीन्स उसे इनएक्टिव कर कर पास किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के भीतर। और ये करने के बाद हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाना शुरुआत कर देती है। क्या, एंटीबॉडी। सो सबसे पहले जब ये वायरस सियर जब हमारे बॉडी के भीतर इंजेक्ट किया जाता है, तब हमारे बॉडी के जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, कौन से लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, ये टी लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होकर, ओके, ये लिम्फोसाइट इस एंटीजन के कांटेक्ट में जब आते हैं, तब ये प्रोड्यूस करते हैं 4 डिफरेंट तरह के सेल्स, ओके, 4 डिफरेंट तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये 4 डिफरेंट तरह के सेल्स कौन से हैं? जो पहली सेल है वो है हेल्पर टी सेल, ओके, हेल्पर टी सेल, ओके, दूसरी होती है ओके, साइटोटॉक्सिक टी सेल, तीसरी सेल होती है मेमोरी टी सेल, और चौथी होती है दैट इज उसे हम कहते हैं द इम्पोर्टेंट वन, सप्रेसिव टी सेल। ओके, सो एंटीजन के कांटेक्ट में जब टी लिम्फोसाइट्स आते हैं, ओके, तब ये टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, ये 4 डिफरेंट तरह के सेल्स में ये डिवाइड हो जाते हैं या डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ओके। तो देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली कैसे हमारी बॉडी इम्यूनिटी एक्वायर करती है। अगर नेचुरली, अगर मिसल्स का जो वायरस है, ओके, नेचुरली अगर ये जो मिसल्स का वायरस है जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तब हमारे बॉडी के भीतर के जो टी सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और इनके एक्टिवेशन की वजह से इनका डिफरेंशिएशन होता है। ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं 4 डिफरेंट तरह के सेल्स में। यहाँ पर साइटोकाइंस जो होते हैं, इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, ओके। साइटोकाइंस, साइटोकाइन प्रोटीन्स और साथ ही साथ इंटरल्यूकिन्स, ये जो प्रोटीन्स है, इनके बगैर ये एक्टिवेशन नहीं होता। तो ये प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग प्रोटीन्स है, इंटरल्यूकिन्स। सो ये टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएशन हुआ किसकी वजह से, एंटीजन, एंटीजन के कांटेक्ट में आ जाने की वजह से। सो यहाँ पर हम लिखते हैं एंटीजन, ओके, एंटीजन। अब अगला पॉइंट क्या है, अब इसमें ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, ये क्या करते हैं, दीज हेल्पर टी सेल्स व्हाट दे डू, ओके, चलिए। सो ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, दे स्टिमुलेट, ये जो हेल्पर टी सेल्स यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, इनका फंक्शन देखिए, ये इस एंटीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। T lymphocytes are the lymphocyte that produce in red bone marrow, but their maturation and differentiation is takes place in thymus gland, and the thymus gland it contains thymosin hormone. Due to this thymosin hormone, this T lymphocyte get differentiate or get mature. thymosin हार्मोन की वजह से टी लिम्फोसाइट ये रेड बोन मैरो में तो प्रोड्यूस होते हैं, मगर इनका जो मैचुरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है इस थाइमोसिन नाम के हार्मोन्स के द्वारा, ओके। सो अगला पॉइंट, ये जो हेल्पर टी सेल्स है वो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं, और ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं
ये इनके एक्टिवेशन की वजह से दो तरह के सेल्स बनाते हैं। एक होता है प्लाज्मा सेल और दूसरा होता है दैट इज मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल। plasma cell and memory B cell. ओके अब ये क्या होता है प्लाज्मा सेल जो होते हैं दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन। ये जो एंटीजन आया है जिसने टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया है, उस एंटीजन के अगेंस्ट ये जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी बनाना शुरुआत कर देते हैं। और ये जो एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बनते हैं, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। जब कभी भी सियर जब कभी भी ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी के भीतर आती है, तब मेमोरी बी सेल्स जो होती है वो उसे आइडेंटिफाई करती है और ये क्या बनाती है, ये एंटीबॉडीज बनाकर ओके इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। इस तरह से जब कभी भी अब सिर्फ एक एक एक्सपोजर के बाद सिर्फ एक ही एक्सपोजर की कमी होती है, बस बस एक एक्सपोजर चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसको? एंटीजन को। किसके द्वारा? इस बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। ओके एंटीजन जब टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है तो फर्स्ट एक्सपोजर हमारे बॉडी को हुआ है और हमारे बॉडी ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और टी लिम्फोसाइट ने बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया और इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई, साथ ही साथ मेमोरी बी सेल्स भी बनाई। जब कभी भी ये एंटीबॉडीज आ जाती है, तब ये बी लिम्फोसाइट की मेमोरी बी सेल जो है उसे आइडेंटिफाई करती है और फिर अपना काम शुरू कर देती है उसे डिस्ट्रॉय करने का। सो अब यहाँ पर टी सेल के द्वारा जिस इम्यूनिटी को जागृत किया जा रहा है, ओके उसे हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर सकती है। ओके यहाँ जो हमने एंटीजन लिया, यहाँ पर अगर हम ऑर्गन लेते हैं, ओके किसी इंसान को अगर किसी डोनर का अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का काम होता है, यानी टी लिम्फोसाइट का काम होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसे भी आपने याद रखना है। हेल्पर टी सेल्स की वजह से बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ये प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना शुरू करती है और मेमोरी बी सेल्स में उस एंटीजन के अगेंस्ट में मेमोरी होती है। जब कभी भी वो एंटीजन फॉरेन मटेरियल जब बॉडी में एंटर होता है, उसके स्पेसिफिक फिर मेमोरी बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाना शुरुआत करती है। तो बच्चों इस तरह की जो बी लिम्फोसाइट्स की ये जो इम्यूनिटी है इसे हम कहते हैं यस ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। humoral immunity it is related with the production of antibodies। ओके तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बच्चों आपको समझ में आया, नेचुरली जब हमारे बॉडी के भीतर कोई एंटीजन इंटर होता है, जैसे मिसल्स का वायरस, मिसल्स ओके मिसल्स वायरस मॉम मिसल्स वायरस ओके नेचुरली इसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी के भीतर क्या है, हमारे बॉडी में इसके अगेंस्ट में नेचुरली इम्यूनिटी जागृत हो चुकी है। अभी किसी भी इंसान में मिसल्स नजर नहीं आता। ओके और आता है तो सिर्फ एक ही बार जिंदगी में आता है और बाद में दूसरी बार वो वापस लौट कर नहीं आता, क्योंकि हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट फाइटिंग पावर्स डेवलप हो चुकी होती है। सो एक्वायर किया है हमारे बॉडी ने फाइटिंग पावर्स को। ओके और दूसरा आर्टिफिशियल बहुत ही सारे जो डेंजरस डिसीज है जैसे मम्स, रूबेला और साथ ही साथ जैसे कि बैसिलस सबटिलिस से होने वाला ओके ज्वर ओके इजंट इट बीसीजी का जो टीका होता है ओके बैसिलस कैमिट कोविर ओके बीसीजी ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया है। आर्टिफिशियली इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन। सी कौन कौन से टीके होते हैं? बीसीजी, बीसीजी इम्यूनाइजेशन, एमएमआर मम्स, मिसल्स,
रूबेला वायरस, साथ ही साथ ओरल एंड वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो, और आजकल हेपेटाइटिस का भी टीका दिया जा रहा है और निमोकोकस का भी टीका दिया जा रहा है वैक्सीनेशन। ठीक है। सो पोलियो, बीसीजी, एमएमआर, ये ऐसी ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के वैक्सीनेशन हैं जो न्यूबॉर्न बेबी को दिए जाते हैं। ओके। सो ये जो दिए जाते हैं ये क्यों आर्टिफिशियली, ये जो पोलियो का जो वायरस है, ये जो बैसिलस सबटिलिस है जो ज्वर करता है, उस बैक्टीरिया के बॉडी, इस पोलियो वायरस से हमारे बॉडी को इंट्रोडक्शन हो, और जब कभी वो हमारे बॉडी में आए हमारी बॉडी उसे आइडेंटिफाई कर डिस्ट्रॉय कर सके। बैसिलस सबटिलिस, ओके, इंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ओके, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, दैट इज बैसिलस कैमेट गोवेर। इनके इस वैक्सीन को बनाने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है कैमेट एंड गोवेर। ठीक है। एमएमआर, मम्स, मिसल्स, रुबेला, इसे ट्रिपल डोज कहते हैं। ओके। सो मम्स, मसल्स, रुबेला वायरल डिसीजेस है, वायरल का ये ट्रिपल डोज होता है जिसमें इनएक्टिव वायरस होते हैं जिसके द्वारा आर्टिफिशियली हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिफिशियली हमारे बॉडी जो है इंट्रोड्यूस करने के बाद उसे आइडेंटिफाई कर लेती है, और फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी परफॉर्म करती है, फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी परफॉर्म करती है, और हमेशा के लिए हमारे बॉडी में लाइफ लॉस्टिंग, ओके, लाइफ लास्ट उसकी फिर एक्टिविटी, इम्यून सिस्टम, हम इन तीनों वायरस के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। ओके। सो जो मिसल्स है वो नेचुरली भी हमारे बॉडी में आता है और आर्टिफिशियली भी वो इम्यूनाइज किया जा सकता है। ठीक है। सो ये है एक्टिव, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एक्वायर इम्यूनिटी। ओके। सो इसका इन दोनों में क्या है, चाहे वो नेचुरल एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी हो या आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर इम्यूनिटी हो, यहाँ पर हमारे बॉडी के भीतर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस बात को याद रखना है। मगर पैसे में ऐसा होता है क्या? नहीं, पैसे में ऐसा नहीं होता। सो क्या होता है उसे भी देखना है। सी, सो देखिए, एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी नेचुरल इम्यूनिटी में हमें वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीनेशन। जैसे पोलियो के लिए देखो, इस बच्चे को मिसल्स हो गया है, देवी रोग हो गया है। ठीक है। ओके। सो फिर ये मिसल्स जब होता है तो इसे वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं होती मिसल्स की, मगर फिर भी एमएमआर जो ट्रिपल डोज होता है उसमें मिसल्स भी दिया जाता है साथ में। ठीक है। ओके। सो आर्टिफिशियली इम्यूनाइजेशन किया जाता है, साथ ही कुछ वायरस है जिसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में नेचुरली इम्यूनिटी आ जाती है। ओके। सो ये है नेचुरल एंड आर्टिफिशियली एक्वायर इम्यूनिटी। देन पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये दो तरह की होती है। जब हम फिटस कंडीशन में होते हैं तब हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो वर्क कंडीशन में नहीं होती। तब जो प्लासेंटा होता है मदर से फिटस की ओर जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, उस प्लासेंटा के थ्रू मदर से फिटस के बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है वो ट्रांसफर होता है। ये एक नेचुरल पैसिव एक्वायर इम्यूनिटी का एक हिस्सा है। साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज और डिफरेंट डिफरेंट जो सीरम होते हैं या फिर एंटीवेनम होते हैं वो हमें इंजेक्ट किए जाते हैं जब उसका एंटीजन हमारे बॉडी के भीतर जाता है तभी, वरना नहीं। ओके। सो आर्टिफिशियल में जब एंटीजन भीतर जाता है तभी एंटीबॉडीज का इंजेक्शन हमारे बॉडी के भीतर दिया जाता है। जैसे कि रेबीज वायरस की इम्यूनाइजेशन लेने की हमें आवश्यकता है क्या? नहीं, क्योंकि डॉग सभी को नहीं काटता है। जब डॉग बाइटिंग होती है तभी डॉग का जो सलाइवा होता है, डॉग बाइटिंग की वजह से वो सलाइवा जो होता है वो अगर ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो उस सलाइवा में रहने वाले जो रेबीज नाम के जो वायरस है, ये रेबीज वायरस जो है हमारे बॉडी के भीतर जाते हैं, और फिर इसकी वजह से यस हाइड्रोफोबिया नाम का जो होता है डिसीज हो जाता है। ओके। सो रेबीज की जो इम्यूनाइजेशन है वो लुइस पाश्चर इन्होंने उसके बारे में डिस्कवरी की थी। ठीक है। इस वैक्सीन को लुइस पाश्चर इन्होंने बनाया था। ओके। उसके पीछे एक कहानी है। ओके। तो वक्त बाद में हम वक्त मिलता है तो बता देंगे। सो रेबीज जो होते हैं इसके वायरस जब हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं तो दे कॉजेज हाइड्रोफोबिया। उस इंसान को कुछ ही दिनों में उस इंसान में जो है एक तरह के अजीब से वो हरकत करने लगता है, वो पानी से दूर भागने लगता है, उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, पानी का डर लगता है उसे। ओके। और उसकी बॉडी बहुत ही वीक वीक होने लगती है, मसल भी वीक होने लगते हैं, और फिर न्यूरो डिजनरेशन से वो जो इंसान है वो
बढ़ जाता है। ओके, सो इस वजह से जब जब डॉग बाइटिंग होती है तब एंटी रैबीज वैक्सीन दी जाती है, जिसमें रैबीज ये एंटीजन है। ओके, और उसकी जो वैक्सीन होती है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं, क्योंकि ये इस एक्वायर इम्यूनिटी का हिस्सा नहीं है। एक्वायर इम्यूनिटी जो होती है उसमें एंटीजन बॉडी में इंटर होते हैं। कौन? एंटीजन। और फिर हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये बात याद रखो, ये एक्टिव में होता है। मगर पैसिव में तो हमारे बॉडी में डायरेक्ट क्या इंटर हो रहे हैं? एंटीबॉडीज इंटर हो रहे हैं। एंटीबॉडीज इंटर हो रहे हैं। ओके, नेचुरली होते हैं फ्रॉम मदर टू फिटस। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी होने के बाद माँ का जो पीला गाढ़ा दूध है वो जो बच्चों को दिया जाता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इस कोलेस्ट्रम में होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी एंटीबॉडी ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी एंटीबॉडी ए होता है इस कोलेस्ट्रम में। यानी माँ का पीला गाढ़ा दूध, पहला दूध बच्चों को देना जरूरी होता है, ऐसा कहते हैं आफ्टर बर्थ। क्यों? क्योंकि इस दूध में होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी एंटीबॉडी होता है जो उस बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को सुरक्षा देता है। क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें अभी भी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुई है, जिस वजह से ये जो पीला गाढ़ा दूध है वो देना चाहिए, बहुत जरूरी है। यानी उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी डायरेक्ट दिए जा रहे हैं, ये बात याद रखना है। मगर एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे बॉडी के भीतर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया। सोर्स की वजह से एक्वायर इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। इस बात को ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, अब डॉग बाइट की बात, हमें रेबीज का वैक्सीनेशन दिया जाता है, उसमें क्या होते हैं? रेबीज के एंटीबॉडीज होते हैं। स्नेक बाइट होता है, स्नेक बाइट करने के बाद स्नेक का जो विनम होता है उसका जो एंटी विनम होता है उसका इम्यूनाइजेशन दिया जाता है। ओके, एंटी विनम, एंटी विनम मीन्स वो एंटीबॉडीज हम उसे कहेंगे। ओके, साथ ही साथ टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। जब कभी हमें इंजरी हो जाती है तो हमें टीटी, टिटेनस टिटानी, ओके, कोलेस्ट्रम टिटानी, ओके, जो इंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, ओके, टिटेनस टिटानी, ये टिटेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हाइपर हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओवर कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में रुकावट आती है और फिर इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से टिटेनस टिटानी का जो इंजेक्शन है, जब कभी हमें कोई इंजरी हो जाती है मेटल की, लोहे की वगैरह, या फिर हमें एक्सीडेंट हो जाता है तो टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि हमारे इंजरी के द्वारा इंडोस्पोर, टिटेनस टिटानी बैक्टीरिया के जो इंडोस्पोर है वो हमारे ब्लड के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो वो उनकी ग्रोथ हमारे बॉडी के भीतर रोक दी जाए। इस वजह से ये टीटी हो, चाहे फिर रेबीज हो, चाहे फिर वो अ, चाहे फिर वो स्नेक हो, इन सभी के जो वैक्सीन दिए जाते हैं उसमें उनके एंटीविनम या फिर एंटीबॉडीज होते हैं। इसे आपने याद रखना है। ओके, ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमने इम्यून के जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है उसे हमने डिस्कस किया। ओके, अब ये जो एक्वायर इम्यूनिटी होती है, इट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म which is performed by the B lymphocyte and T lymphocyte cell, okay, naturally as well as artificially. Okay, so ये है इम्यूनिटी के important types. So बच्चों, अब इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, सो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमें देखना होगा। ओके, सो व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगला जो पॉइंट है हमारा वो होता है दैट इज द इम्यून रिस्पॉन्स। दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, ओके, आवर इम्यून सिस्टम टू द, किसके लिए?
यस, टू द एंटीजन। एंटीजन को हमारे बॉडी का जो सबसे पहला कांटेक्ट होता है, एंटीजन जब सबसे पहले हमारे बॉडी के भीतर इंटर होता है, हमारी बॉडी उसे इंट्रोड्यूस होती है, उसे आइडेंटिफाई करती है। सो ये होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, इट इज स्लो। इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो लो होती है और इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ओके, सो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो स्लो, मीन्स उसकी इंटेंसिटी बहुत ही लो होती है। ओके, और टाइम पीरियड जो होता है वो, ये टाइम पीरियड भी यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। ओके, टाइम इंसेंटिटी एंड एंटीबॉडीज काउंट। यहाँ पर जो होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, ओके, इसमें इंटेंसिटी कम होती है, साथ ही साथ जो एंटीबॉडीज का जो प्रोडक्शन होता है वो भी लो होता है। लो इम्यूनोग्लोबुलिन जी आर प्रोड्यूस, वेरी लो, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबुलिन एम, दे जब कभी भी कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी पर अटैक करता है, तब सबसे पहला एंटीबॉडी कौन सा होता है जो उसे रिस्पॉन्स देता है? वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसे आपने याद रखना है। ओके, सो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ओके, इजंट इट? और इस वक्त जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो होते हैं उनका प्रोडक्शन हाई होता है, यानी जब कभी भी प्राइमरी रिस्पांस होता है या फिर कोई पैथोजन अटैक करता है, एंटीजन जब इंटर होता है, तब इम्यूनोग्लोबुलिन एम होते हैं जो उसे रिस्पॉन्स देते हैं जनरली। देन जब वही वही उसी तरह का जब पैथोजन या एंटीजन हमारे बॉडी में जब सेकेंड टाइम उसका क्या होता है, सेकेंड टाइम जब उसका हमारे बॉडी के भीतर इंट्रोडक्शन होता है, तब उसमें हमारी बॉडी जो होती है उस रिस्पॉन्स को, यस, उस एंटीजन के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होती है उसकी इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय ट्रेमेंडस इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रोड्यूस होते हैं और ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वजह से सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होती है वो, पहली जो होता है वो एक्सपोजर होता है, ओके, एक्सपोजर टू एंटीजन। और सेकंड जो होता है डायरेक्ट अटैक होता है, क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन हो चुका है एंटीजन का। इस वजह से सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाते हैं फास्टली। ओके, इजंट इट? और ये जो होता है ये लॉन्ग ड्यूरेशन और बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी से होता है। ओके, इजंट इट? सो ज्यादा ज्यादा ड्यूरेशन नहीं, सॉरी, यहाँ पर कम ड्यूरेशन में, कम समय में और बहुत ही फास्ट इंटेंसिटी एक्टिविटी होती है सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस की। ओके, और इस सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस को हम एनामनेस्टिक रिस्पांस भी कहते हैं। ओके, इजंट इट? एन एनामनेस्टिक रिस्पांस आप कह सकते हो। ओके, एनामनेस्टिक रिस्पांस आप कह सकते हो। ओके, सो ये जो एमनेस्टिक रिस्पांस होता है ये हाईली इंटेंस होता है और कम टाइम पीरियड में फास्टली। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जा चुका है। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस लॉन्ग ड्यूरेशन का क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट होती है, इसे लॉन्ग ड्यूरेशन लेना होता है। और इंटेंसिटी कम होती है क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन जी बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं। मगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्विक और हाई इंटेंस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्क करती है। क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी उस एंटीजन को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उसकी जो मेम्ब्रेन है, बी मेमोरी सेल्स में अभी लाइफ लॉस्टिंग मेम्ब्रेन आ चुकी थी पहले एक्सपोजर के बाद। इस वजह से सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस जो होता है हाईली इंटेंस और कम टाइम पीरियड में हो जाता है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्राइमरी इम्यून रिस्पांस एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, इनके बारे में आपको समझ में आया होगा। ओके, सो बच्चों, इसके बाद छोटा सा पॉइंट होता है, दैट इज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, इजंट इट? लिम्फॉइड ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में दो तरह के लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं।
प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. यानी प्राइमरी lymphoid organs are those organs where maturation, production, as well as their proliferation means multiplication occurs in organ. That organ is known as primary lymphoid organ. जैसे कि बोन मैरो और थाइमस जो होते हैं उसे हम प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों. ओके, इजंट इट? जहां पर प्रोडक्शन होता है किसका? लिम्फोसाइट्स का. रेड बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के सेल्स है, इनका प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में होता है. तो रेड बोन मैरो इट इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. साथ ही साथ रेड बोन मैरो में सिर्फ बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन, प्रोलिफरेशन, ओके, डिफरेंशिएशन होता है. इस वजह से उसे हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहेंगे. बट जो टी लिम्फोसाइट है ये थाइमस टिश्यू में जाकर, थाइमस इंडोक्राइन ग्लैंड में जाकर इनका मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन होता है. इस वजह से थाइमस को भी हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं. यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर दोज ऑर्गन वेयर प्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन और ओनली डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन टेक्स प्लेस. इसे हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं. ओके. इसके अलावा हमारे बॉडी में और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है जहां पर मैचुरेशन लिम्फोसाइट्स का होता है. ओके, और ये जो होते हैं वो सेकेंडरी ऑर्गन कहलाते हैं. ओके, इजंट इट? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहलाते हैं. और ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है ये हमारे बॉडी में जो टॉन्सिल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के जो नेक रीजन पार्ट होता है और ग्रॉइन रीजन पार्ट होता है, सीयर, ये हमारी बॉडी है. हमारे बॉडी में ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड जो ऑर्गन होते हैं वो कहाँ होते हैं? सो ये जो हमारा जो नेक रीजन होता है, यहाँ जो टॉन्सिल्स होते हैं, ओके, वेल्डियर्स रिंग होती है हमारे फेरिंक्स रीजन के पास. ओके, मींस हमारा जो विल्वा रीजन होता है, ओके, वहां और फेरिंक्स, इस जगह पर जब हम माउथ ओपन करते हैं तो हमें वेल्डियर्स रिंग नजर आते हैं. और ये वेल्डियर्स रिंग ये टॉन्सिल्स है. और ये जो टॉन्सिल्स है ये इम्यून सिस्टम से संबंधित है. ओके, सो नेक रीजन में पाए जाने वाले, साथ ही साथ पेयर्स पैचेस. ओके, इसे हम पेयर्स पैचेस कहते हैं. क्या कहते हैं? पेयर्स पैचेस. ओके, अगला पॉइंट, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर माल्ट होता है. माल्ट, व्हाट इज दिस माल्ट? माल्ट मीन्स म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. यानी ये भी जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह है. ओके, म्यूकोसा रीजन में, ओके, म्यूकोसा रीजन में लिम्फोसाइट टिश्यू जो होते हैं उनका प्रोडक्शन या फिर वहां पर डिफरेंशिएशन हो सकता है. माल्ट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. सो ये भी एक तरह के पेयर्स पैचेस होते हैं. पेयर्स पैचेस कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों? इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. पेयर्स पैचेस, इट इज रिलेटेड विद द yes, it is related with maturation of lymphoid cells, that is lymphocytes. याद रखना, पेयर्स पैचेस. सो ये जो इंटेस्टाइन रीजन है वो ऐसा ही रीजन है. नेक रीजन जो है वो भी ऐसा ही रीजन है जहां पर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होते हैं बाय द लिम्फोसाइट सेल. साथ ही साथ हमारा जो ग्रोइन पार्ट होता है, ग्रोइन पार्ट, ओके, इजंट इट? ये जो ग्रोइन पार्ट है यहाँ पर भी पेयर्स पैचेस होते हैं. ओके, जहां पर एंटीबॉडीज प्रोडक्शन किए जाते हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा. सो ये सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इस कैटेगरी में आ जाते हैं. ओके, सो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है. ये कई बार पूछा गया पॉइंट्स है. ओके, चलिए अगला पॉइंट. ओके, नेक्स्ट वन, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी ये क्या होता है इसे भी हम डिस्कस करना है. एंटीबॉडी, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो सी द जनरल एंड टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. अगर हम एंटीबॉडी देखते हैं तो हम कहते हैं एंटीबॉडी इट इज द ग्लाइकोप्रोटीन. एंटीबॉडी क्या होता है? इट इज द ग्लाइकोप्रोटीन. और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इसका क्या होता है? ग्लाइको मीन्स द पॉलीसैकेराइड.
प्रोटीन दैट इज द पॉलीपेप्टाइड। अब ये पॉलीपेप्टाइड वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये आपके सामने हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं सीयर। अब यहाँ पर इन दिस केस, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहे हैं एक बहुत ही इस तरह की लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन है जिसे हम हेवी चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेवी चेन, हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एंटीबॉडी। देन दूसरी होती है सीयर, ये दो होते हैं लाइक दिस। देन दूसरी होती है लाइट चेन, क्योंकि ये लो मॉलिक्यूलर वेट की चेन होती है, इस वजह से इसे हम लाइट चेन कहते हैं। सो एंटीबॉडी, इसका अगर हम फॉर्मूला अगर लिखते हैं, ओके, सो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, हम किसके बारे में स्ट्रक्चर फाइंड आउट, हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी, ये बात आपको याद रखना है। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी। अगला पॉइंट, सो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी है, इसका अगर हमें फॉर्मूला लिखना होता है तो हम कैसे लिखेंगे? H2 मीन्स दो हेवी चेन है एंड टू लाइट चेन, 2L, L फॉर लाइट चेन, H फॉर हेवी चेन। दो हेवी चेन होते हैं और दो लाइट चेन होते हैं। ओके, सो इस बात को याद रखना है आपने। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो हेवी चेन और लाइट चेन होते हैं सीयर, ये जो हेवी और लाइट चेन होते हैं, इनमें आपस में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है जो इन हेवी और लाइट चेन को एक दूसरे के साथ स्टेबली प्रोटेक्शन यानी एक दूसरे के साथ बाइंड करवाते हैं। ओके, कौन से? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो देखिए ये जो हेवी चेन है, इनके बीच में आपस में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है। ओके, यहाँ पर भी इसे हम हिंज कहते हैं। हिंज मीन्स यहाँ से ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इस एंटीबॉडी का, ये मुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसे हम हिंज कहते हैं। सो यहाँ पर दोनों के दोनों हेवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर पॉलीसैकेराइड जो होते हैं उनकी भी बाइंडिंग होती है। उसी तरह से ये जो लाइट चेन है उनमें भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग की चेन है जो उसे स्टेबिलिटी देती है। ओके, अगला पॉइंट, अब ये जो लाइट चेन और हेवी चेन जो होते हैं एंटीबॉडीज के, ये भी एक दूसरे के साथ स्टेबली एक दूसरे के साथ बाइंडिंग होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्डिंग से। This disulfide bonding, they binds this light chain with the heavy chain as well as it provide the stability to this antibody G, या फिर हम एंटीबॉडी कह सकते हैं। अगर हम टॉप से बॉटम में अगर जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को, ये वाई शेप मॉलिक्यूल हमें नजर आता है। अब इस वाई शेप मॉलिक्यूल में डिफरेंट डिफरेंट रीजन है। ओके, ओके, डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, वेरिएबल रीजन है और कांस्टेंट रीजन है। What is meant by variable region and what is meant by constant region? Okay, so variable region और constant region, ये दो distinct region जो है हमें इस एंटीबॉडी में दिखाई देते हैं। So ये क्या रहता है? Okay, जो here variable region and constant region, अब ये जो पोर्शन है येलो और ब्लू कलर का, इस पोर्शन को हम वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन HV कहेंगे। ओके, यानी हेवी चेन का वेरिएबल रीजन है, यहाँ पर पाए जाने वाले अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, और यहाँ पर पाए जाने वाले लाइट चेन में, इस येलो रीजन में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है, ये क्या होता है? ये अलग अलग होता है, ये एंटीजन डिपेंडेंट होता है। ये एंटीजन के हिसाब से यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स के जो चेन होती है वो अलग अलग होती है। सो इस रीजन को हम कहते हैं वेरिएबल रीजन, और ऐसा वेरिएबल रीजन यहाँ भी है। सो ये जो वेरिएबल रीजन है, इस वेरिएबल रीजन में एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है।
क्या होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यहाँ पर एंटीजन बाइंड होते हैं। ओके, दिस टॉप एंड्स ऑफ दिस आर्म ऑफ दिस वाई शेप्ड एंटीबॉडीज, इसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, जहां पर स्पेसिफिकली ये एंटीजन डिटरमिनेंट ओके साइट होती है। एंटीजन डिटरमिनेंट साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना है। ओके, इसे हम एंटीजन डिटरमिनेंट साइट कहते हैं। ओके, यानी ईपीटॉप आप कह सकते हो, ईपीटॉप। ओके, सो एंटीजन डिटरमिनेंट साइट, या फिर यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। किसकी बाइंडिंग साइट होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट। सपोज ये एंटीजन है, ओके, सो ये जो एंटीजन का ये जो पार्ट है, ये आसानी से यहाँ पर बाइंड हो जाता है इस तरह से। ओके, सो इस तरह से ये एंटीजन डिटरमाइनिंग साइट है। ओके, इसीलिए इसे हम एंटीजन डिटरमिनेंट कहते हैं। एंटीजन डिटरमिनेंट प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल आर्म्स, वेरिएबल आर्म्स ऑफ हेवी एंड लाइट चेन। भाई, ये जो एंटीजन है, ये जो एंटीजन का ये जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। इसे हम क्या कहते हैं? एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। यानी ये एंटीजेनिक, एंटीजन को डिटरमाइन करने वाला स्ट्रक्चर है, और ये एंटीजन को आइडेंटिफाई करने वाला स्ट्रक्चर है। एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे हम एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कह रहे हैं, जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट को आइडेंटिफाई करता है। ओके, इजंट इट? ओके, एंटीजन को डिटरमाइन कर रहा है, इस वजह से एंटीजन डिटरमिनेंट। और ये एंटीजन का जो ये जो पार्ट है, वो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट है, जो एंटीजन डिटरमिनेंट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सो इसे हम पैराटोप कहते हैं। एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट प्रेजेंट ऑन एंटीजन इज कॉल्ड, उसे हम पैराटोप कहेंगे। ओके, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिस वजह से एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं वो एक दूसरे से बाइंड होते हैं। ओके, और एंटीजन एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शन होती है, ओके, एंटीजन और एंटीबॉडी, इनकी जो इंटरेक्शन होती है, इसे हम सीरोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। इसे हम सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी रिएक्शन कहते हैं। ओके, सीरोलॉजी रिएक्शन, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं और ये बाइंड हो जाते हैं। ओके, और इसकी बाइंडिंग की वजह से ये जो पैथोजन होता है या जो एंटीजन होता है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है या ब्रेक डाउन किया जाता है, या फिर उसका ऑक्सीजनाइजेशन किया जाता है, या फिर उसको क्लॉट कर दिया जाता है। सो इस तरह से ये एंटीबॉडीज वर्क करता है। सो ये था बच्चों एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये 5 प्रकार के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ओके, इस पर कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है बच्चों। ओके, इनमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो यहाँ पर अगर सबसे जो लार्जेस्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं एम। एम फॉर मैक्रो। ये सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ओके, और सबसे पहले एंटीजन का जब इन्फेक्शन होता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम ही होता है जो उसे रिस्पॉन्स देता है। द फर्स्ट इट रीच टूवर्ड्स द इन्फेक्शन साइट, यानी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एम जो होता है, ये सबसे पहले दौड़ कर जाता है। ओके, सो इस बात को आपने याद रखना है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यह होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इट प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन
ओके। एलर्जिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाला जो एंटीबॉडी होता है वो होता है ई। ये क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में। ओके, इजंट इट? सो जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, एलर्जिक रिएक्शन को रिस्पॉन्स देने वाला और जिसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, ऐसा एंटीबॉडी कौन होता है? ई। तो आप इसको गेम, ओके, इस वर्ड के द्वारा इसे आप याद रख सकते हो, एलर्जिक रिएक्शन। ओके। और सबसे ज्यादा क्वांटिटी, सबसे मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन होते हैं? जी। जो हर एक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में काम करने वाले एंटीबॉडी होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ओके, इजंट इट? मिल्क का जो सिक्रेशन होता है, साथ ही साथ प्लासेंटल जो सिक्रेशन होता है, उसके द्वारा जी जो होता है प्लासेंटा के थ्रू बेबी के बॉडी में जाता है, फिटस के बॉडी में जाता है। ओके। सो बच्चों, इस तरह के कई सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ओके। सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सो इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ओके। सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के बारे में। ओके। तो बच्चों, ये नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एमेबियोसिस, इसे भी हमें डिस्कस करना है। ओके। एमेबियोसिस, the causal organism for this reaction, for this type of disease is एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोबियल, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल डिसीजेस। ठीक है। सो सबसे पहले एमेबियोसिस। एमेबियोसिस, इट इज द डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन पैरासाइट्स। ओके, दैट इज द प्रोटिस्टन पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। Okay, so the transmission of this amebiosis is taking place through the फूड मटेरियल और वाटर। वाटर के द्वारा, फूड मटेरियल के द्वारा ये जो एंटेमेबा हिस्टोलाइटिका है वो हमारे बॉडी में इंटर करता है, स्पेशली स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में। ओके। सो इसके लिए कोई किसी प्रकार का एक स्पेसिफिक वेक्टर नहीं होता। ह्यूमन इज द डेफिनाइट होस्ट फॉर दिस। ओके, ह्यूमन इज द डेफिनाइट होस्ट फॉर दिस। okay, through different means food material items like water, okay, non-hygienic water and food material, we receive this type of infection, okay, Entamoeba histolytica into our body. इसमें जो इन्फेक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो सिस्ट होता है। ओके, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो हमारे बॉडी के भीतर जाकर गैस्ट्रिक जूस के द्वारा ये इसकी बस्टिंग हो जाती है और फिर ये इंगेस्ट किया जाता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां से ये आगे बढ़ता है, अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। कहाँ पर? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके। सो देखिए, यहाँ पर इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आपको नजर आ रहे हैं। ट्रोपोजोइड स्टेज, इस ट्रोपोजोइड स्टेज जो होती है, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, इजंट इट? और ये ट्रोपोसाइट स्टेज में एक टिपिकल टाइप का न्यूक्लियस आपको दिखता है, लाइक व्हील टाइप ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, व्हील। ओके। सो इस तरह से कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर का न्यूक्लियस होता है, जो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डायग्नोसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, वो होता है द कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर इन देयर ट्रोपोसाइट्स। ओके। सो इसमें ये जो ट्रोपोसाइट होता है ये पैथोजेनिक है, इजंट इट? ये कंटिन्यूसली हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को ये पर्स भी करता है। एक्यूट इन्फेक्शन जब होता है इसकी, तब हमारी जो इंटेस्टाइन लाइनिंग होती है इसको भी ये डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग इन स्टूल। ओके, हमारे स्टूल में ब्लीडिंग होती है, उसे हम अमीबॉइड डिसेंट्री कहते हैं। ओके। सो इस तरह से ओरल कैविटी के द्वारा ये जो बॉडी के भीतर जाता है, तब ये इसका जो सिस्ट होता है, ये सिस्ट बर्स्ट, ये सिस्ट के अराउंड की जो प्रोटीन लेयर है वो डिसॉल्व हो जाती है, और फिर ये जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तब ये अपना जो ट्रोपोसाइट जो स्ट्रक्चर है वो ब्लड के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है। ये इन्वेजिव स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लोकलाइज कर दिया जाता है। ब्लड के साथ ये जो ट्रोपोसाइट है वो माइग्रेट होता है और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में ये अपने स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। लंग को इन्फेक्शन, लिवर को, और साथ ही साथ जो इंटेस्टिनल पार्ट है, इन सभी को ये इन्फेक्शन करते हैं और वहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो बहुत ही डेंजरस होती है। सो इस तरह के ये एमेबॉइड डिसीज है। इसके सिम्टम्स होते हैं, ओके,
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है और ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा पेन महसूस होता है, डिसेंट्री लग जाती है। ये इसका कोई ऐसा कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं, बाकी के जो पैरासाइट होते हैं उन्हीं की तरह इसका भी सेम उन्हीं की तरह सिम्टम्स होता है, जैसे पेट दुखना होता है, डिसेंट्री होती है, वोमिटिंग होती है, मलमल होता है। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम जो दूसरे डिसीज के लिए भी होते हैं वो इसमें भी होते हैं। सो इसकी जो लैटेंट फेज है उसमें डिसेंट्री होती है और इस डिसेंट्री में ब्लड या फिर म्यूकस भी पाया जाता है। इसे हम एमेबॉइड डिसेंट्री के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, घातक होती है। ओके, द सीवियर एमेबियोसिस, उसे हम इन्वेजिव एमेबियोसिस कहते हैं, जिसमें डिसेंट्री बहुत ही कॉमन होता है, जिस वजह से बॉडी का वाटर भी लॉस होता है, न्यूट्रिशन भी लॉस होता है और बच्चा जो है वो वीक और वीक होता चला जाता है। लीवर में भी ये इन्फेक्शन की वजह से लीवर के सेल्स डेड कर सकते हैं ये, क्योंकि ये इसके जो ट्रोपोजाइट स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को इंगल्फ करना, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, खाना शुरू कर देता है। ओके, इस वजह से लीवर में एब्सेसिस मींस डेड रीजन सेल्स के पाए जा सकते हैं इस एमेबियोसिस के ट्रोपोजोइट्स के द्वारा। सो व्हाट इज द प्रिवेंशन? प्रिवेंशन यही है कि हमेशा हाथ धोकर, मीन्स हाथ धोने से, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, जो भी फूड वेजिटेबल्स वगैरह है उससे भी अच्छे से धोनी चाहिए और फिर बाद में खाना चाहिए। ओके, साथ ही साथ आफ्टर टॉयलेट वगैरह हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये करनी बहुत ही जरूरी है। ओके, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जब किया जाता है तब इस तरह के जो एमेबॉइड डिसीज करने वाले या फिर दूसरे और प्रोटोजोन पैरासाइट जो होते हैं वो उस वाटर में रहते हैं, और सीवेज प्लांट में इन सभी चीजों को, इन पैरासाइट्स को, जो पोल्यूशन इंडिकेटर्स होने वाले जो इकोलाई जैसे बैक्टीरिया है, ओके, जो फिकल मैटर के द्वारा बाहर जाते हैं बॉडी के, वो है या नहीं ये जानने के बाद ये जो एमेबियोसिस का जो पैथोजन है वो उस वाटर में है या नहीं वो भी आइडेंटिफाई होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस पर बहुत ही ध्यान देना होता है। ओके, सो बच्चों ये एमेबियोसिस है। अगला जो बचा वो पॉइंट है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एमेबियोसिस कंप्लीट किया। अगला पॉइंट मलेरिया। ओके, इस मलेरिया को आज ही कंप्लीट कर लेंगे क्या बच्चों अभी? ओके, सो सभी को नजर आ रहा है मलेरिया? ओके, हाँ। So malaria disease, what is malaria? Malaria, it is the protozoan parasital disease caused by the Plasmodium parasite, is known as malaria. इसे हम कहते हैं मलेरिया। ओके, सो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो बच्चों इसके बारे में हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, होस्ट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन मलेरियल साइकिल, दैट इज ह्यूमन एंड मॉस्किटो साइकिल, देन साइन एंड सिम्टम्स, और लास्ट में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसे हम देखते हैं। ठीक है। So what is malaria? Malaria, it is the protozoan parasite infection caused by the Plasmodium parasite. Okay, 4 डिफरेंट तरह के प्लास्मोडियम पैरासाइट की स्पेशीज है जो मलेरिया कॉज करते हैं। जैसे प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम, इट कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया। प्लास्मोडियम वाइवैक्स, उसे बेनिंग टर्शियन मलेरिया, यानी 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक नजर आते हैं इसमें। देन प्लास्मोडियम ओवेल की जो स्पेशीज है, इट कॉजेस माइल्ड टर्शियन मलेरिया। एंड प्लास्मोडियम मलेरी, दैट इज कॉटन मलेरिया, इसमें से सबसे हानिकारक घातक प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम होता है जो इंसान की जान ले सकता है। सो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज देखते हैं तो ये जो मलेरिया होता है ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का एक कॉमन डिसीज है। जहाँ जहाँ मच्छर यानी वेक्टर होता है वहाँ वहाँ पर मलेरिया जो डिसीज है वो हमें पाया जाता है। जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, अफ्रीकन एंड एशियन अमेरिकन कंट्रीज में ये पाया जाता है। दुनिया की ये 0 इंडिजिनस केसेस है जहां पर 2014, ओके, टोटल 13 कंट्रीज है जहां पर 0 इंडिजिनस केसेस पाए गए हैं। मींस किसी भी पर्सन को मलेरिया नहीं हुआ है। जहां पर हमारे इंडिया के आसपास रहने वाले पैराग्वे, श्रीलंका ऐसे देश भी हैं जहां पर मलेरिया का 0 इन्फेक्शियस केसेस, इंडिजिनस केसेस है। यानी वहां पर मलेरिया नहीं, क्यों? क्योंकि वेक्टर नहीं है, ना वेक्टर रहेगा ना मलेरिया रहेगा। ओके, यानी मॉस्किटो। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो चार्ल्स लेवरिन एंड रोनाल्ड रॉस, ये जो 2 डिफरेंट ब्रिटिश साइंटिस्ट है, इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था
ये जो चार्ल्स लावेरेन थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी पैरासाइट की, प्रोटोजोन पैरासाइट्स की, इस वजह से इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और रोनाल्ड रॉस, इन्होंने आइडेंटिफाई किया oocyst को, प्लाज्मोडियम को, और इस प्लाज्मोडियम की साइकिल को इन्होंने डिस्कवर किया था। इस उसे हम रॉस साइकिल भी कहते हैं, इस वजह से रोनाल्ड रॉस, इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ओके। और रोनाल्ड रॉस जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, मगर ये सिकंदराबाद इस जगह पर काम करते थे। यहीं पर इन्होंने अपनी डिस्कवरी यानी अपनी जो रिसर्च है वो कंटिन्यू रखी, जिनकी वजह से सारी दुनिया को पता चला प्लाज्मोडियम साइकिल के बारे में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, what are the host vectors required for the transmission of malaria? Okay, the biological vector, that is the mosquito, it is the vector that spread the malaria. ओके, तो मलेरिया का जो होस्ट होता है वो होता है मॉस्किटो, और वो भी फीमेल अनोफिलस मॉस्किटो। सो इस फीमेल अनोफिलो मॉस्किटो जो होती है, इट इंजेक्ट द स्पोरोजोइट, ओके, स्पोरोजोइट, while while taking the blood or while taking the meal from human, it inject the trophozoites into the human blood। और ह्यूमन ब्लड में जाने के बाद ये लिवर को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, जहां पर वो सिजोगोनी, ओके, हेपेटिक सिजोगोनी साइकिल को कंप्लीट करता है, और उसके बाद इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट होती है। सो ये दोनों की दोनों असेक्सुअल लाइफ साइकिल है जो ह्यूमन में नजर आते हैं। सो ह्यूमन इज द सेकेंडरी होस्ट। ह्यूमन जो है वो सेकेंडरी होस्ट है, जहां पर इस प्लाज्मोडियम के asexual reproductive cycles नजर आते हैं, like hepatic schizogony and erythrocytic schizogony। ओके। और ह्यूमन में ये जो इस साइकिल के दरमियान गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, ये गैमेटोसाइटिक सेल्स, जब कोई फीमेल मॉस्किटो इस तरह के पर्सन में जिसके ब्लड में गैमेटोसाइट्स होते हैं, ओके, जब ये गैमेटोसाइट ब्लड में फ्लो होते रहते हैं, तब उस समय अगर किसी मॉस्किटो ने उस ह्यूमन को अगर उस समय अगर इस मॉस्किटो के द्वारा उस इन्फेक्टेड पर्सन से अगर ब्लड अगर सक किया जाता है, तब ब्लड सकिंग करते समय ये गैमेटोसाइट्स इस फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के बॉडी में इंटर हो जाते हैं, जहां पर ये गैमेट जो होते हैं वो काइनेट्स, ओके, ये जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होकर डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होकर फिर ये ओसिस्ट वगैरह में तब्दील होकर फिर से स्पोरोसाइट्स बनाते हैं। तो इस तरह से मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के गट में होती है, और असेक्सुअल साइकिल ये ह्यूमन के लिवर और इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड कार्पस्कल्स में होती है। सो मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, इस वजह से उसे हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। और साथ ही साथ ये बायोलॉजिकल वेक्टर भी है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल और साथ ही साथ असेक्सुअल स्पोरोजोइट ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जिस वजह से हम मॉस्किटो को बायोलॉजिकल वेक्टर भी मानते हैं और प्राइमरी होस्ट भी मानते हैं। ह्यूमन जो है इसे हम सेकेंडरी होस्ट मानते हैं, मगर दिस मलेरिया इट इज इन्फेक्शियस डिसीज टू द ह्यूमन बीइंग। ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वन। ये है स्पोरोजोइट स्ट्रक्चर जो इन्फेक्शियस फॉर्म है। ये स्पोरोजोइट का जो एंटीरियर एंड है, इसके द्वारा ये इस लिवर सेल्स को ब्रेक, लिवर सेल्स पर होल कर कर उसमें इंटर हो सकता है, और फिर न्यूट्रिशन अपना लेता रहता है और अपनी सेल डिवीजन कर कर अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है। ओके, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले ही हैं। सो मलेरियल साइकिल इट कंप्लीट्स इन टू डिफरेंट होस्ट। ओके, मलेरियल की जो लाइफ साइकिल है ये दो डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट होती है, इन ह्यूमन एंड इन प्लाज्मोडियम। ह्यूमन में दो डिफरेंट तरह की सीजोगोनी कंप्लीट होते हैं, हेपेटिक सीजोगोनी एंड इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। जो इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी है उसे हम गोल्गी साइकिल भी कहते हैं। कैमिलो गोल्गी ने इसे डिस्कवर किया, इसलिए स्टडी की, इसलिए उसे हम गोल्गी साइकिल भी कहते हैं। देन हेपेटिक सीजोगोनी में हम प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। So in Plasmodium, the sexual reproduction as well as asexual reproductive cycles can be seen like gametogony यानी gamete formation कैसे होता है, okay, then fertilization, okinate formation and oocyst formation, then sporozoite formation, that is sporogony। तो gamete formation, gametogony, fertilization, okinates and oocysts, sporogony यानी sporozoite formation।
तो इस तरह के स्टेप्स आपको याद रखना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ह्यूमंस और मॉस्किटो में इस साइकिल को। जैसे कि हमने आपको बताया, ह्यूमन में हेपेटिक और इरिथ्रोसाइटिक और सेक्सुअल सीजोगोनी कंप्लीट होती है। जैसे ही ये जो ये जो मॉस्किटो होता है जिसके बॉडी में स्पोरोजोइट यानी पैथोजेनिक यानी इन्फेक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, जब ऐसा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हेल्दी ह्यूमन बींग्स का ब्लड जब क्या करता है, सक करता है, उस समय वो कई हजारों स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट कर देता है। और ये स्पोरोजोइट जो है वो हेपेटिक सेल्स पर अटैक करते हैं। और इस हेपेटिक सेल्स पर अटैक करने के बाद they divide inside the sporozoite cell, continuously infect other sporozoite cells and destroy them. And after their destruction, each of these hepatic cells, they release the small merozoite cells. These merozoite cells, when comes in contact with blood cells, they start to infect the other different blood cells, RBC especially. इसका मतलब ये है, ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, यानी सेल के भीतर ग्रो होने वाला ये पैरासाइट है। ओके, सो ये इरिथ्रोसाइट को इन्फेक्ट करता है। इरिथ्रोसाइट को इन्फेक्शन करने के बाद इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी स्टार्ट हो जाती है। इस इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी में ट्रोपोजोइट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रोपोजोइट्स, इट इज द स्ट्रक्चर that is develops in this erythrocytic schizogony. Then schizogony means schizo means breaking. Okay, see, so यहाँ पर sizes का मतलब breaking तो होता ही है, मगर sizes का मतलब होता है ओके मल्टीपल डिविजन्स, 5 डिविजन्स ऐसे भी होता है। ठीक है, सो यहाँ पर इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी होते समय यहाँ पर हमें सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है ट्रोपोजॉइट स्ट्रक्चर में। इसे सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, जो डायग्नोसिस के लिए काम आती है। साथ ही साथ जब ये इंडो अ, जब ये मेरोजॉइट जब इसे इन्फेक्शन करता है, तो ये जो ट्रोपोजॉइट है ये बहुत बड़ा वैक्यूल फॉर्म करना शुरू कर देता है। और डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से ये एरिथ्रोसाइट में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को भी डिस्ट्रॉय करता है और वहां पर हेमोजोइन नाम का केमिकल बनाता है। ये जो हेमोजोइन जो केमिकल होता है, ओके, जिसे हम स्नीफर्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जो स्नीफर स्ट्रेन के द्वारा नजर आते हैं, उसे हम हेमोजोइक ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। And these granules indicates the diagnosis for the malarial parasite. The signet ring structure and hemozoin granules are the indication or diagnosis to identify the malaria. Then अगला पॉइंट, इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी जब होती है उस समय जो बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो इरिथ्रोसाइट को रप्चर कर ब्लड में पास हो जाते हैं या ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में घूमने लगते हैं। ये सेल्स होते हैं गैमेटोसाइट्स। ये क्या होते हैं? गैमेटोसाइट्स। और ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं ये और किसी भी सेल्स को इन्फेक्शन नहीं करते। अगर ये ऐसे ही लगभग 7-8 दिन तक ये जैसे ही अगर ब्लड में बहते रहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये डिग्रेड भी हो जाते हैं। मीन्स ऑटोमेटिकली नहीं बल्कि हमारी बॉडी जो है उसे डिग्रेड कर देती है। मगर ये जो गैमेटोसाइट्स है वो किसी भी सेल को इन्फेक्शन नहीं करते। ऐसे वक्त जब ये गैमेटोसाइट हमारे ब्लड के फ्लो के साथ फ्लो हो रहे हैं होते हैं, उस समय मॉस्किटो अगर कोई मॉस्किटो हमारे बॉडी से अगर ब्लड फीड करता है, ओके, तब उस समय ये गैमेटोसाइट उस मॉस्किटो के बॉडी के भीतर चले जाते हैं। ओके, और फिर स्टार्ट होती है कौन सी साइकिल? दैट इज द साइकिल, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए, आफ्टर इन्फेक्शन टू द लिवर सेल ट्रोपोजोइट, okay, and this zone it develops, this zone produce large number of cryptozoites, near about 12,000 cryptozoites. They may infect other liver cells. Okay, so cryptozoites जो होते हैं उसे हम फर्स्ट जनरेशन मेरोजोइट्स भी कहते हैं। okay, then देन इसे हम प्री पैटेंट पीरियड कहते हैं। ओके, जो लगभग 8 घंटे का होता है। तो प्री पैटेंट पीरियड, प्री पैटेंट पीरियड यानी क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ क्रिप्टोसॉइड्स, स्पेशली द फर्स्ट जनरेशन बेरोसॉइड आफ्टर द इन्फेक्शन, दैट इज नोन एज प्री पैटेंट पीरियड। इसे हम प्री पैटेंट पीरियड कहते हैं। देन उसके बाद एरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, जब ये क्रिप्टोसॉइड आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं
उसके इन्फेक्ट करने के बाद सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर ट्रोपोजॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कंटिन्यूअसली न्यूक्लियाई को डिवाइड कर कर कई सारे सेल्स बनाता है। ओके, इसे हम सीजोड कहते हैं। और इसे हम हाइपरट्रॉपी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो सेल का जो साइज होता है आरबीसी का, वो बढ़ जाता है, नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। इसी को हम हाइपरट्रॉपी कहते हैं। और फिर वो आरबीसी सेल बर्स्ट भी हो जाती है और कई सारे जो सेल्स होते हैं, स्पेशली ये गैमेटोसाइट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं ब्लड में। अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट होते हैं आरबीसी के भीतर पाए जाने वाले, हीमोग्लोबिन, उसे ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं और जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं उसे हम हेमोज्वाइन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। और ये स्निफर्स डॉट्स यानी स्निफर स्टेन्स से जब हम इस तरह के सेल्स को, आरबीसी को जब स्टेन करते हैं, तब हमें डॉट्स नजर आते हैं, ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं, उसे हम स्निफर डॉट्स या स्निफर ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जो इस मलेरियल का डायग्नोसिस होता है। Okay, so incubation period after infection, it takes about 14 hours to give the symptoms of malaria. इसे हम कहते हैं incubation period जनरली। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये जो सीशियम होता है, ये जो सीशियम होता है, इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ द फर्दर इन्फेक्शन ऑफ द आरबीसी सेल। सीशियम इस एलिमेंट की वजह से जो है इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी को मीन्स रोका जा सकता है। मगर सीशियम जिसमें नहीं होता, तब ये बहुत ही एक्यूट डिसीज बन जाता है। ओके, इसीलिए सीशियम डिफिशियंसी causes some type of adverse effect in malarial patient. So in mosquito, mosquito cycle, it completes in 4 different steps: gametogony, that is formation of gametes, then fertilization, ookinete formation and oocyst in the gut, then sporogony, that is formation of sporozoite. So gametogony, जैसे कि हमने आपको बताया, जब यहाँ पर मेल में जो गैमेटोसाइट ब्लड में घूम रहे हैं, ओके, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, देन उस समय अगर किसी मच्छर ने, जब वो ऐसे पेशेंट पर, मलेरियल पेशेंट के ब्लड पर जब वो फिट करता है, तब ब्लड के द्वारा गैमेटोसाइट ये मॉस्किटो के बॉडी के भीतर इंटर हो जाते हैं और गैमेटोगोनी स्टार्ट होती है। गैमेटोगोनी में दो तरह के डिफरेंट गैमेट्स बनते हैं, माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स। ओके, जनरली जो माइक्रोगैमेट्स होते हैं उसमें कंटिन्यूअस डिवीजन होकर फ्लैजेलर स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, फ्लैजेला की तरह, और वो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हर एक फ्लैजेलर स्ट्रक्चर में इंटर हो जाते हैं। और ये फ्लैजेलर स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसे हम डीफ्लैजेलेशन प्रोसेस कहते हैं। और डीफ्लैजेलेशन होने के बाद हर एक जो फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर है वो एक मेल गैमेट की तरह काम करता है, जो इस मैक्रोगैमेट यानी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और फर्टिलाइजेशन कर कर यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होता है। ओके, जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद दिस जाइगोट इट माइग्रेट्स टुवर्ड्स द intestinal region. Okay, it get enlarged and form ookinetes. This ookinete it diffuse inside the gut cell. इस gut cell को इन्फेक्शन करता है। ओके, और वहीं पर गट में ये लार्ज साइज की सेल बनाता है, जिसे हम ookinetes कहते हैं। यही ookinete oocyst में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ookinete जो होते हैं उसका न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर उससे बहुत सारे, ओके, 200 से 300 ऐसे स्पोरोजॉइट सेल्स तैयार हो जाते हैं। और उस स्ट्रक्चर को, उस उपाय स्ट्रक्चर को हम ओसिस्ट कहते हैं। और इस ओसिस्ट के बर्स्ट होने से इस इस फीमेल हिनोफिलस मॉस्किटो की जो सिलोमिक कैविटी है, हेमोसील, उसमें ये स्पोरोजोइट स्प्रेड हो जाते हैं। और ये जब कभी भी ये मच्छर जब कभी किसी को इंजेक्ट करेगा, तब वो स्पोरोजोइट जो है उसके सलाइवा के जरिए, उसके सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन के जरिए ये स्पोरोजोइट उस ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। सो इस तरह के ये कंप्लीट लाइफ साइकिल साइकिल इन मॉस्किटो और ह्यूमन कंप्लीट होती है। साइंस एंड सिम्टम्स, ये 3 इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम हैं जो कंटिन्यूअसली रूटीनली एक के बाद एक दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हॉट मींस फीवर, ओके, मीन्स बुखार चढ़ता है और फिर बाद में अचानक से बुखार चढ़ने के बाद पसीने छूटने लगते हैं, और फिर अचानक से वो बुखार उतर भी जाता है और फिर ठंड बजने लगती है, फिर से बुखार चढ़ता है। सो इस तरह के जो कंटिन्यूअसली, ओके, फीवर स्वेटिंग शिवरिंग देन फीवर स्वेटिंग शिवरिंग, ऐसे कंटिन्यूअसली 12 12 से 18 घंटे में ये साइकिल कंप्लीट होने लगती है, तब इसका मतलब होता है दैट इज द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ओके,
सो यहाँ पर जहाँ जो शिवरिंग और फीवर होती है वो हमारे आरबीसी का नंबर काउंट कम हो जाने की वजह से लगती है, क्योंकि इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी में आरबीसी सेल डिस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं। हिमोसाइन ग्रैन्यूल्स जब डिग्रेड होते हैं तब पैरासाइट के द्वारा कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से शिवरिंग और फीवर होने लगती है हमारे बॉडी। कुछ इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं और सिम्टम्स भी, जैसे वोमिटिंग एंड कन्वल्जन, ओके, चक्कर आने लगते हैं, एर्थल्जिया एंड एनीमिया, कपकपी दौड़ती है बॉडी में और खून की कमी हो जाती है, हेमाटोग्लोबिन यूरिया, हेमाटोमेगैली, हेपेटोमेगैली, स्प्लेनोमेगैली, यानी स्प्लेनोमेगैली मीन्स हमारे स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है क्योंकि वहां पर भी इन्फेक्शन हो जाता है, और हेपेटोमेगैली हेपेटिक सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, तो हेपेटिक सेल्स का साइज भी बढ़ता है, मीन्स यानी हेपेटिक यानी लीवर का जो साइज है वो भी इन्फेक्शन की वजह से बढ़ सकता है, इसे हम हेपेटोमेगाली कहते हैं, ये बहुत ही एक्यूट डिसीज हो जाता है। ओके, देन रेटिनल डैमेज एंड सेरेब्रल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये ब्रेन सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। ओके, देन रिलैप्स ऑफ मलेरिया, उसे हम हेप्नोसॉइड्स कहेंगे। रिलैप्स ऑफ मलेरिया ये क्या होता है? ये जो मेरोसॉइड्स होते हैं ये इनएक्टिव स्टेज में चले जा सकते हैं और ये कई दिनों के बाद या फिर कई साल के बाद ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं, इसे हम रिलैप्स ऑफ मलेरिया कहते हैं। हिप्नोसॉइड्स, ऐसे मेरोसॉइड्स को हम हिप्नोसॉइड्स कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट साइंस और सिम्टम्स है इस मलेरिया के। यहाँ पर 4 डिफरेंट जो स्पीशीज है मलेरिया कॉज करने वाले, उनके यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड दिए गए हैं। वाइवैक्स का 14 डेज, मलेरिया का 28 डेज और ओवेल का 17 और फैल्सिपारम का 12 डेज। यहाँ पर जो बुखार जो चढ़ता है वो 48 आवर्स, यहाँ 72 आवर्स फॉर मलेरी, 48 आवर्स फॉर ओवेल और 20 से 48-40 घंटे फॉर फैल्सिपारम। ये जो हमने आपको जो साइकिल बताई, फीवर, शिवरिंग मीन्स कोल्ड एंड शिवरिंग, ओके, ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो साइकिल है, ओके, इजंट इट, ये कंप्लीट होती चली जाती है। ये डिफरेंट डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड है 4 डिफरेंट स्पीशीज के लिए। व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट? जैसे कि हमने आपको बताया था, हेमोसाइन ग्रैन्यूल्स after staining with Sniffner's stain, we can see the Sniffner granules inside the RBC, या फिर उसे आप हेमोसाइन ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, या फिर सिगरेट रिंग भी आरबीसी में नजर आ सकती है। ये डायग्नोसिस होता है, माइक्रोबियल डायग्नोसिस। देन ट्रीटमेंट, क्यूनोन डेरिवेटिव, सिंकोना नाम का जो एक प्लांट होता है सिंकोना, इस सिंकोना प्लांट में क्यूनोन डेरिवेटिव पाए जाते हैं, क्यूनोन केमिकल्स, और ये क्यूनोन के जो डेरिवेटिव होते हैं वही इस मलेरियल पैरासाइट के इन्फेक्शन में पेशेंट को दिए जाते हैं। ओके, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अगर इसके वेक्टर पर अगर कंट्रोल ला लिया जाए, जैसे कि मॉस्किटो, इस पर अगर हम प्रिवेंशन, इसे अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड। ओके, तो इस वजह से हम हमारे घर के आसपास, घर में सभी और हाइजेनिक कंडीशन, स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है, और जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ मलेरियल पैरासाइट और साथ ही साथ वहां पर मॉस्किटो नहीं होंगे और फिर ये डिसीज स्प्रेड होने से बच जाएगा। बच्चों, एक तरह का एक एक गुम्बोसिया नाम का, जिसे हम गप्पी माशे कहते हैं, गुम्बोसिया नाम का ये जो मछली है ये किसी लेक में, पॉन्ड में ग्रो की जाती है। ये जो मछली होती है गुम्बोसिया, इट फीड्स ऑन लार्वी, मॉस्किटो के लार्वी पर ये फीड करती है, और जो मॉस्किटो के लार्वी नहीं रहेगी तब मॉस्किटो की लाइफ साइकिल स्टॉप हो जाएगी, जिस वजह से ये मलेरिया प्रोटेक्ट या फिर सॉरी मलेरिया पर कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, सो तो बच्चों ये था मलेरियल साइकिल के बारे में। तो अगला जो पॉइंट है एस्केरियासिस, उचेरियासिस, कैंसर वगैरह जो है वो हम इवनिंग में डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। ओके, एनी डिफिकल्टी? हाँ, आप में से किसी को कोई डिफिकल्टी है बच्चों? डू यू हैव एनी डिफिकल्टी? No, sir. Difficulty means any